सुमित और निखिल दोनों दोस्त गांव के तालाब में खेल रहे थे। दोनों करीब 10 साल के थे। सुमित को तैरना अच्छी तरह आता था, तो वो तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बड़ी आसानी से चला जाता था। निखिल थोड़ा डरता था, क्योंकि बीच में तालाब ज्यादा गहरा था। सुमित दूसरे किनारे से उसे आने को कहता है। निखिल थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर हिम्मत करके वो तैरकर दूसरे किनारे की ओर जाने लगता है। बीच में पहुंचकर उसकी सांस फूलने लगती है और वो डूबने लगता है। उसको डूबता देख सुमित भी घबरा जाता है और उसे बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ता है। वो बहुत कोशिश करता है, पर उसे बचा नहीं पाता। वो चीखने लगता है। इतने में आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और निखिल की लाश को तालाब में से निकालते हैं, जिसे देखकर सुमित बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो रोने लगता है। इतने में निखिल और सुमित दोनों के माँ बाप भी वहां आ जाते हैं। निखिल की माँ का बुरा हाल है। वो अपने बेटे की लाश गोद में लेकर रो रही हैं। सुमित इस सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है। वो सोचता है अगर उसने निखिल को किनारे पर आने के लिए न उकसाया होता तो वो जिंदा होता। सुमित के माता पिता उसे घर ले जाते हैं और उसे सांत्वना देकर चुप करते हैं। सुमित अंदर ही अंदर सोच रहा है जैसे उसने कोई गुनाह किया है। वो इसका प्रायश्चित करना चाहता है। वो रात भर सो नहीं पाता। अगले दिन सुबह सुबह वो निखिल के घर चला गया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थमे नहीं थे। सुमित की आंख में भी उनको देखकर आंसू आ गए। निखिल की माँ ने सुमित को गले से लगा लिया और दोनों जोर जोर से रोने लगे। निखिल के पापा ने आकर दोनों को समझाया और चुप कराया। इतने में निखिल की छोटी बहन भी वहां आ गई। वो सुमित से करीब 1.5 साल छोटी थी और उसे भैया बुलाती थी। वो भी रोती हुई भैया भैया कहती हुई सुमित से लिपट गई। सुमित का मन काफी अशांत हो रहा था। वो ज्यादा देर वहां रुक नहीं पाया और घर लौट आया। निखिल के घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक पोस्टमैन थे और बस गुजर बसर ही हो रही थी। निखिल की बहन अंकिता सुमित से एक क्लास पीछे थी और उसकी फीस देना भी मुश्किल हो रहा था। सुमित किसी न किसी तरह उस परिवार की मदद करना चाहता था। बैठे बैठे उसके दिमाग में आया कि क्यों न मैं अपनी सारी पुरानी किताबें अंकिता के लिए ले जाऊं। अगले दिन उसने ऐसा ही किया। अंकिता की माँ के लिए ये बहुत बड़ी मदद थी। वो सुमित को निखिल की तरह ही मानती थी। निखिल के जाने के बाद सुमित उनके घर ज्यादा आने लगा था, तो ये लगाव और भी गहरा हो गया था। हर साल सुमित अंकिता को अपनी किताबें दे देता था। सुमित पढ़ने में काफी होशियार था और क्लास में अव्वल आता था। अब वो 10वीं में हो गया था। एक दिन जब सुमित निखिल के घर गया तो उसकी मम्मी अंकिता को डांट रही थी कि इस बार तुम्हारे नंबर बहुत कम आए हैं। वो कह रही थी कि हमारे पास तो ट्यूशन रखने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तब सुमित बोला, आंटी अंकिता को तो मैं ही पढ़ा दिया करूंगा, और वो रोज उसे 1 घंटा पढ़ाने लगा। जब रिजल्ट आया तो अंकिता फर्स्ट डिवीजन में पास हुई थी। अंकिता सुमित को सगे भाई से भी बढ़कर मानती थी। वो रिजल्ट के बाद सीधी सुमित के पास गई और उसे धन्यवाद कहा। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। निखिल के माता पिता भी उसे अब अपने बेटे की तरह ही मानते थे। उस रात सुमित सोच रहा था कि शायद उसका आज थोड़ा सा प्रायश्चित हो गया है। निखिल की कोई बहन नहीं थी। उस दिन राखी का त्योहार था। अंकिता अपने साथ एक राखी भी ले गई थी। उसने राखी बांधी तो सुमित ने पूछा कि मैं तुम्हें क्या दूं? अंकिता बोली, भैया आपने पहले ही मुझे सब कुछ दे दिया है। सुमित बोला, चलो ठीक है, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। सुमित का 10वीं का रिजल्ट आ गया था। वो अपने जिले में फर्स्ट आया था। उसकी बचपन से ही इंजीनियर बनने की इच्छा थी। पापा ने उसका एडमिशन दिल्ली में एक कॉलेज में करवा दिया। वो वहां नॉन मेडिकल की पढ़ाई करने लगा। हॉस्टल की लाइफ ही कुछ अलग थी। कोई कुछ कहने वाला नहीं। वो गांव की जिंदगी भूल सा गया और अपना पश्चाताप भी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। एक गोल करते समय जब वो बॉल को सिर से मार रहा था तो उसका सिर अपने दोस्त के सिर पर लगा। उसे थोड़ा चक्कर सा आया, पर वो संभल गया। तब उसने देखा कि उसका दोस्त निढाल पड़ा है। वो शायद सिर में चोट लगने से बेहोश हो गया था। सुमित को लगा वो मर गया। घबराहट से वो पसीने से तरबतर हो गया। उसके आंखों के सामने निखिल की मौत का मंजर घूमने लगा और वो रोने लगा। इतने में उसका दोस्त उठकर बैठ गया और बाकी लोग फिर से खेलने लगे। पर सुमित का मन अब खेल में नहीं लग रहा था। वो हॉस्टल में अपने कमरे में आया और सोचने लगा कि उसने कैसे अपने प्रायश्चित को भुला दिया है। तभी उसकी नज़र सामने लगे कैलेंडर पर पड़ी। उस दिन वही तारीख थी जिस दिन निखिल की 5 साल पहले मौत हुई थी। वो सारी रात सो नहीं पाया और उसने सोच लिया था कि अगले दिन वो अपने गांव जाएगा। अगले दिन जब वो अपने घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। रात भर उसका मन अशांत रहा। सुबह सुबह वो निखिल के घर पहुंच गया। निखिल की माँ ने नाश्ता कराया
और पूछा कि हॉस्टल में उसका मन लग गया है। उसने हाँ में सिर हिलाया, तभी अंकिता वहां आ गई। वो अपने भाई के आने पर बहुत खुश थी। सुमित ने पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। उसे पता था अंकिता बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है। अंकिता चुप हो गई और कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंकिता की मम्मी बोली कि वैसे तो अंकिता का एडमिशन शहर के एक अच्छे कॉलेज में हो गया है, पर कॉलेज और हॉस्टल की फीस हम नहीं भर सकते, इसीलिए अंकिता पढ़ाई छोड़ने की सोच रही है। ये सुनकर सुमित को बहुत दुख हुआ। सुमित की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे मदद करे। तभी उसके दिमाग में एक बात आई और उसने कहा कि आंटी चिंता न करो, शहर में ऐसी कई संस्थाएं होती हैं जो मेधावी छात्रों को पढ़ने के लिए वजीफा देती हैं। मेरे साथ भी कई बच्चे हैं जिनकी वो मदद करती हैं। मैं हॉस्टल में जाते ही उनसे अंकिता की बात करूंगा और आपको पैसे भेज दूंगा। बस आप अंकिता की पढ़ाई न रोकिए। अंकिता ये सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अगले दिन सुमित हॉस्टल आ गया। उसने अपने अकाउंट में जितने पैसे थे सारे निकाल लिए। अंकिता के पापा को फोन किया कि मेरी बात हो गई है और उस संस्था ने अंकिता को पढ़ाने में सहमति जता दी है और मैं कल आपको मनी ऑर्डर कर रहा हूं। जब अंकिता के पापा ने संस्था का नाम पूछा तो उसने ऐसे ही प्रगति नाम की संस्था का नाम ले दिया। अंकिता के पापा को भी कोई शक नहीं हुआ। अगले दिन उसने पैसे भेज दिए। 3 दिन बाद उसे अंकिता का फोन आया कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए उसका शहर के कॉलेज में एडमिशन हो गया है और वो बहुत खुश है। सुमित ने उसे कहा, तो अब मेरी बहन डॉक्टर बनेगी। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। अंकिता कह रही थी, भैया अगर आप न होते तो मेरा आगे पढ़ने का सपना कभी पूरा न होता। और सुमित सोच रहा था कि एक और मदद करके उसके मन का बोझ थोड़ा और कम हो गया और अपनी बहन की एक और जिम्मेदारी उसने निभा दी। अंकिता को लगा, निखिल जो मेरे लिए करता सुमित शायद उससे भी ज्यादा कर रहा है। सुमित अब 12वीं क्लास में हो गया था। ये साल उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी साल की पढ़ाई से ही उसे आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलना था। उसने उस साल जमकर मेहनत की और उसका जेईई एडवांस का पेपर भी अच्छा हो गया। रिजल्ट में थोड़ा वक्त था, इसलिए 1 महीने के लिए वो घर आ गया। अंकिता अभी 11वीं में ही थी और पेपरों के कारण अभी शहर में ही थी। सुमित का जब रिजल्ट आया तो उसने पूरे देश में 17वीं रैंक हासिल की थी। वो बहुत खुश था। अब उसका आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन पक्का था। उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। उसे सब बधाई दे रहे थे। तभी उसने मम्मी से कहा, मैं अभी आया। वो सीधा एक मिठाई की दुकान पर गया और एक मिठाई का डिब्बा लेकर सीधे निखिल के घर की तरफ चल दिया। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा निखिल के पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वो सड़क के किनारे घायल पड़े हैं। कोई गाड़ी वाला उनको टक्कर मार गया था। वो होश में तो थे पर दर्द से कराह रहे थे। जैसे तैसे करके वो उन्हें अपने मोटरसाइकिल से अस्पताल ले गया। अस्पताल में पता चला कि उनका खून काफी बह गया है और उनकी पैर की हड्डी भी टूट गई है। डॉक्टर ने उसे बताया कि खून की एक बोतल तो तुरंत चढ़ानी पड़ेगी और इलाज का खर्चा भी काफी होगा। सुमित ने अपने पापा को फोन किया और ये सब खर्चा करने के लिए राजी कर लिया और वो खुद एक बोतल खून देने लगा। थोड़ी देर में उसके पापा भी आ गए। उन्होंने हॉस्पिटल के पैसे भर दिए। निखिल के पापा भी सुमित से थैंक यू कहकर लिपट गए। जब तक निखिल के पापा की अस्पताल से छुट्टी नहीं हो गई वो वहीं पर रहा। अंकिता के पेपरों की वजह से वो 2 दिन बाद ही आ सकी। तब तक उसके पापा घर आ गए थे। वो आते ही सुमित से लिपट गई और कहने लगी, भैया अगर आप न होते तो न जाने क्या होता। सुमित बोला, अगर निखिल होता तो क्या वो ये सब नहीं करता। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंकिता भी रोने लगी। तभी अंकिता की मम्मी आ गई और उसने अंकिता को बताया कैसे 2 दिन और 2 रात सुमित उसके पापा की सेवा करता रहा और सोया तक नहीं। अंकिता ने सुमित से कहा कि भैया ये कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगी। सुमित कुछ नहीं बोला, बस भरा मन लेकर वहां से चला आया। घर आकर वो सोचने लगा कि मेरे कारण तो उस घर ने अपना चिराग खोया है और थोड़ा सा कुछ करने से वो मेरा ही एहसान मान रहे हैं। उसकी आंखों के आगे निखिल का चेहरा घूम रहा था। यही सोचते सोचते वो सो गया। रात में उसको एक सपना आया। सपने में निखिल उसे कह रहा था कि सुमित तुम मेरी मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार क्यों मानते हो। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम जो मेरे परिवार के लिए कर रहे हो वो तो शायद अगर मैं होता तो भी नहीं कर पाता। तुम अब अपने आप को दोषी मत मानो और प्रायश्चित करना छोड़ दो। सुमित की नींद खुल गई। वो बहुत घबराया हुआ था। थोड़ी देर में वो संभला और सोचने लगा, क्या मेरा प्रायश्चित खत्म हो गया है। फिर उसने मन में सोचा, प्रायश्चित तो अभी मुझे करना ही होगा। सुमित का आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हो गया। वो वहां हॉस्टल में रहता है। बॉम्बे की लाइफ बिल्कुल अलग है। यहाँ लाइफ रात में ही शुरू होती है। उनका 7 लोगों का ग्रुप है। अक्सर वो शाम को मरीन ड्राइव चले जाते हैं और घंटों वहां मस्ती करते हैं। उनके ग्रुप में भी एक लड़की है, आकृति। वो भी उनके साथ जाती है।
ग्रुप में किसी का बर्थडे होता तो सब लोग रात का खाना बाहर ही करते हैं। सुमित के लिए ये सब नया है, पर आईआईटी और बॉम्बे की लाइफ ऐसी ही है। इस सब के बावजूद सुमित अभी भी अंकिता को पैसे भेजना नहीं भूलता। एक दिन सुमित को मम्मी का रात को 12 बजे फोन आया। तब सभी दोस्त मरीन ड्राइव पर बैठे थे। मम्मी ने पूछा कि पढ़ाई कैसी चल रही है, तो सुमित बोला, मम्मी अभी तो हम मरीन ड्राइव पर बैठे हुए हैं। तभी मम्मी को एक लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, तो मम्मी ने पूछा, क्या रात 12 बजे भी यहाँ भीड़ रहती है? सुमित बोला, नहीं मम्मी, ये तो आकृति है, हमारे साथ ही पढ़ती है। मम्मी शांत हो गई और फ़ोन पापा को पकड़ा दिया। पापा ने 2-3 मिनट बात करके फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही सुमित की मम्मी ने उसके पापा से कहा कि हम कल ही बॉम्बे जा रहे हैं। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। पापा ने समझाया कि बॉम्बे की लाइफ ही ऐसी है, अब हमें सुमित को उसके अपने ढंग से जीने देना चाहिए। और तुम्हें क्या सुमित पर भरोसा नहीं है? वो गलत संगत में नहीं जाएगा। आकृति एक बहुत ही शांत लड़की थी। वो अपने दोस्तों की कंपनी एंजॉय करती थी, पर खुद कम ही बोलती थी। सुमित ज़्यादा बोलने वाला लड़का था और सबको जोक सुनाकर हंसाता रहता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। कुछ देर बाद दोनों ने प्यार का इजहार भी कर दिया। अब वो दोनों अकेले भी शहर में मोटरसाइकिल पर घूमने निकल जाते और घंटों मरीन ड्राइव पर बैठे रहते। एक दिन सुमित थोड़ा उदास बैठा था, तो आकृति ने पूछा कि क्या बात है। सुमित एक बार को तो टाल गया, पर फिर उसने सोचा, आकृति को मैं सब बता देता हूँ। ये वही दिन था जिस दिन निखिल की मौत हुई थी। उसने आकृति को वो सारी घटना और उसके बाद कैसे उसने अपनी तरफ से प्रायश्चित किया वो सब बता दिया। आकृति ने उसे समझाया कि जो तुमने उनकी मदद की वो तो चलो ठीक है, पर इस बात में अपना कसूर मानकर उसे दिल पर रखे रहना गलत है। सुमित भी उसकी बात से थोड़ा सहमत था, पर वो ये बात भूल नहीं पा रहा था। हालांकि आकृति सुमित की इस बात से खुश थी, जो जिम्मेदारी वो अपनी बहन अंकिता के लिए निभा रहा था। उधर अंकिता का नीट टेस्ट हो चुका था, बस रिजल्ट आना बाकी था। एक दिन सुमित और आकृति मरीन ड्राइव पर बैठे थे कि अंकिता का फोन आया। जब उसने बताया कि उसका नीट का टेस्ट क्लियर हो गया है और उसे दिल्ली में मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो सुमित की खुशी का ठिकाना न रहा। आकृति भी पास बैठी सब सुन रही थी। उसने इशारे से सुमित को फोन उसे देने को कहा। आकृति ने अंकिता को बधाई दी और शुभकामनाएं दी और फोन वापस सुमित को पकड़ा दिया। अंकिता ने सुमित से पूछा कि ये लड़की कौन है, तो सुमित बोला दोस्त है। तब अंकिता ने पूछा कि सिर्फ दोस्त है या भाभी है। फिर सुमित ने अंकिता को सब बता दिया। अंकिता अब आकृति को भाभी कहकर ही बुलाने लगी। अंकिता का अब दिल्ली में एमबीबीएस में एडमिशन हो चुका था। उसकी स्कॉलरशिप भी लग गई थी। अब उसने सुमित को पैसे भेजने से मना कर दिया। सुमित अब सोच रहा था कि अंकिता की मदद कैसे करे। उसे याद आया कि अगले हफ्ते अंकिता का बर्थडे है। उसने आकृति को मिलकर अंकिता को राखी वाले दिन सरप्राइज देने का प्लान बनाया। रक्षाबंधन वाले दिन जब वो दोनों अंकिता के पास पहुंचे तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसके लिए ये सच में बहुत बड़ा सरप्राइज था। उन दोनों ने उसे एक गिफ्ट भी दिया। जब अंकिता ने गिफ्ट खोला तो उसमें स्कूटी की चाबी थी। स्कूटी बाहर खड़ी थी। अंकिता की आंखों में आंसू आ गए और वो सुमित से लिपट गई। अंकिता को खुश देखकर सुमित बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। आकृति की आंखें भी दोनों को देखकर भर आईं। सुमित का सेकेंड ईयर के एग्जाम में टॉप किया। कॉलेज की तरफ से उसे यूएसए में 6 महीने के लिए स्कॉलरशिप पर जाने का मौका मिला। आकृति उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आई। जाते जाते सुमित ने आकृति से कहा कि तुम अंकिता का ख्याल रखना। तो आकृति ने कहा ठीक है, तुम वहां अपना ध्यान रखना और मैं अंकिता का ध्यान रखूंगी। एक दिन अंकिता को पता चला कि एक कंपटीशन हो रहा है, जिससे कि बाद में बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने में आसानी होती है। अंकिता ये कंपटीशन देना चाहती थी। अंकिता ने कंपटीशन के बारे में पता किया तो पता चला उसकी फीस 50,000 है। उसने आकृति को फोन लगाया। जब आकृति ने जोर देकर कहा कि देखो तुम्हारा भाई तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर गया है, तो अंकिता ने सारी बात बता दी। आकृति ने 50,000 रुपए का इंतजाम करके अंकिता के अकाउंट में डाल दिए। अंकिता ये सोचकर इतनी खुश हो रही थी कि मुझे भाई और भाभी दोनों ऐसे मिले हैं जो मेरी किसी बात को नहीं टालते। उसकी मेहनत रंग लाई और वो उस कंपटीशन में फर्स्ट आई। उसने अपने भैया से भी पहले भाभी को फोन करके ये बताया। जब अंकिता ने सुमित को फोन किया और ये भी बताया कि इसके लिए पैसे उसने आकृति से लिए थे, तो सुमित को बहुत आश्चर्य हुआ। सुमित ने फोन करके आकृति से पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो आकृति बोली, क्या अंकिता की जिम्मेवारी सिर्फ तुम्हारी है, मेरी क्या वो कुछ नहीं लगती। सुमित की आईआईटी में पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। आकृति बॉम्बे में ही जॉब कर रही थी। अंकिता अपने फाइनल ईयर के पेपर देकर रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। उसकी क्लास का एक लड़का मनीष उससे हर बार 2-4 नंबर से पीछे रहता था और सेकंड आता था। इस बार जब रिजल्ट आया तो मनीष फर्स्ट था
और अंकिता सेकंड। इंटर्नशिप में दोनों काफी साथ रहने लगे और दोनों का प्यार गहरा होता चला गया। एक दिन दोनों बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तभी मनीष ने 2 नॉनवेज डिश का ऑर्डर दिया। अंकिता बोली, मनीष, हम तो शुद्ध शाकाहारी खाने वाले पंडित लोग हैं। मनीष ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। वो थोड़ा चुप चुप लग रहा था, तो अंकिता ने पूछा कि क्या हुआ। वो बोला, अंकिता, तुम ब्राह्मण हो, पर मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। क्या तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? अंकिता बोली, डरो मत, मेरे माता पिता मेरी बात कभी नहीं टालेंगे और मैं उन्हें मना लूंगी। उस रात अंकिता ने पापा को फोन किया और सारी बात बताई। उन्होंने साफ मना कर दिया। समझने की कोशिश की तो वो आग बबूला हो गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने फोन रख दिया। वो भरे मन से मनीष को फोन करने ही वाली थी कि सुमित का फोन आ गया। उससे बात करते करते अंकिता रो पड़ी। जब सुमित ने कारण पूछा तो अंकिता ने सब बता दिया। वो बोला, 2 दिन बाद मैं वापस आ रहा हूं और अंकल से बात करूंगा, तब तक तुम मनीष को कुछ मत कहना। जब वो गांव गया और अंकिता के पापा से बात की तो वो मानने को तैयार नहीं थे। तब सुमित बोला कि मैं भी तो ब्राह्मण नहीं हूं, मुझे भी तो आपने बेटा बनाया है और अंकिता ने भी अपना भाई माना है। तो जब आपका बेटा ब्राह्मण नहीं है तो दामाद भी जरूरी नहीं कि कोई ब्राह्मण हो। बहुत समझने पर अंकिता के पिता मान गए। सुमित को बहुत सुकून मिला। उसने तुरंत अंकिता को फोन किया। अंकिता ये खबर सुनकर फूले नहीं समा रही थी। सुमित ने अंकिता से कहा कि हफ्ते बाद उसे वापस जाना है, इसलिए वो सगाई कराकर ही जाएगा। 3 दिन बाद सगाई तय हो गई। सुमित ने आकृति के बारे में घर पर पहले ही बता दिया था। उसने आकृति को भी सगाई पर बुला लिया। सोचा इसी बहाने मम्मी पापा से भी उसे मिला दूंगा। सगाई की रस्मों में जो भी भाई का फर्ज होता है वो सब सुमित ने बड़ी शिद्दत से निभाया। अंकिता और मनीष बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी सुमित को थी। उसे लग रहा था कि पश्चाताप की राह में उसने एक बहुत बड़ा प्रायश्चित कर लिया है। सुमित की अब यूएसए में पक्की नौकरी लग गई थी। आकृति भी उसी शहर में नौकरी करती थी। अब दोनों शादी करने की भी सोच रहे थे। सुमित ने आकृति से कहा कि अंकिता और मनीष से बात करके उनकी शादी और हमारी शादी कुछ दिनों के अंतर पर कर लेते हैं। अंकिता और मनीष भी अब फाइनल ईयर पीजी दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में कर रहे थे। अपने माँ बाप से बात करके सबने शादी की तारीख पक्की कर दी। सुमित और आकृति की शादी अंकिता की शादी के 1 हफ्ते बाद थी। एक दिन सुमित आकृति को गांव घुमाने ले गया। वो वहां उसे खेत दिखा रहा था कि आकृति ने कहा, चलो तालाब पर चलते हैं। सुमित के मुख के भाव एकदम से बदल गए। उसे निखिल का चेहरा याद आने लगा। जब आकृति ने पूछा कि क्या बात है तो सुमित बोला कि मैं तालाब के पास नहीं जा सकता। तालाब के नाम से ही मुझे कुछ होने लगता है और निखिल की मौत की याद आ जाती है। आकृति को लगा कि ये बेमतलब का डर मुझे सुमित के मन से निकालना होगा। कल अंकिता की शादी है। अगर तुम मेरी बात मानो तो आज ही जाकर उसे सब बता दो। मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मेरे मुताबिक अंकिता भी यही कहेगी। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। पर आकृति के बहुत समझाने पर भी सुमित नहीं माना। वो सुमित को बिना बताए अंकिता के पास गई और उसे सब बता दिया कि कैसे सुमित पश्चाताप की आग में जल रहा है। अंकिता आंखों में आंसू भरकर बोली, नहीं भाभी, इसमें सुमित का कोई कसूर नहीं था। वो ऐसे ही अपने आप को गुनाहगार समझ रहा है। मैं भी उस दिन तालाब के पास ही खेल रही थी। निखिल अपनी मर्जी से ही तालाब पार करने गया था। सुमित भैया ने तो अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचने की कोशिश की थी। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी, इसलिए घर भाग गई थी और किसी से कुछ कह नहीं पाई थी। मैं अभी जाकर भैया की गलतफहमी दूर कर देती हूँ। वो झट से भागकर सुमित के कमरे में गई। आकृति बाहर ही खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जब सुमित और अंकिता दोनों बाहर आए तो उनकी आंख में आंसू थे। सुमित ने आकृति को गले से लगा लिया। अगले दिन वो बिना किसी मन के बोझ के शादी को एंजॉय कर रहा था। उसने भाई के सारे फर्ज निभाए और अंकिता को विदा किया। अगले दिन वो आकृति को तालाब पर ले गया। वो घंटों उस तालाब के पास बैठे रहे। ये वही दिन था जिस दिन निखिल की मौत हुई थी, पर अब सुमित के मन में डर न होकर सुकून था। उसकी आंखें भर आई थीं और वो उस तरफ ही देख रहा था जहां निखिल डूबा था, जैसे उसे कह रहा हो कि मैंने तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां निभा दी हैं और मेरा प्रायश्चित अब पूरा हुआ। उधर जब मनीष अंकिता से बोला कि मैं तो समझ रहा था सुमित तुम्हारा सगा भाई है, तो अंकिता बोली, नहीं, वो मेरा सगा भाई नहीं, उससे बहुत बढ़कर है। अंकिता की शादी के 1 हफ्ते बाद गांव में सुमित और आकृति की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। अब सुमित के मन से निखिल की मौत का बोझ हट चुका था, इसलिए वो हर रस्म को खुलकर एंजॉय कर रहा था। आकृति के परिवार वाले भी शहर से आए हुए थे और सुमित के गांव के सादे और प्यारे माहौल को देखकर बहुत खुश थे। शादी की सारी रस्में निभाई गईं और सुमित आकृति एक दूजे के हो गए।
शादी के बाद 1-1.5 महीने की छुट्टी खत्म हुई और सुमित और आकृति वापस यूएसए चले गए। दोनों ने एक ही शहर में अपनी अपनी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना शुरू किया। उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी, लेकिन सुमित ने कभी भी अंकिता और उसके परिवार से अपना जुड़ाव कम नहीं होने दिया। वो नियमित रूप से अंकिता और निखिल के माता पिता को फोन करता था और उनके हालचाल पूछता रहता था। इधर अंकिता और मनीष दिल्ली में अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। मनीष को जल्द ही दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी मिल गई, जबकि अंकिता का फाइनल ईयर चल रहा था। एक दिन सुमित ने अंकिता को फोन किया। अंकिता, कैसी हो? सब ठीक है? सुमित ने पूछा। हाँ भैया, सब ठीक है। आप और भाभी कैसे हैं? अंकिता ने जवाब दिया। हम भी ठीक हैं। मैं ये पूछना चाहता था कि अब मनीष की नौकरी भी लग गई है और तुम्हारी पढ़ाई भी लगभग पूरी होने वाली है, तो क्या तुम दोनों अब निखिल के मम्मी पापा को गांव से शहर ले आओगे? सुमित ने धीरे से पूछा। अंकिता कुछ देर चुप रही। भैया, ये बात हमने सोची तो थी, पर पापा मम्मी गांव छोड़ना नहीं चाहते। और फिर? पापा की पेंशन और मम्मी का अपना छोटा सा घर, वे सब छोड़कर आने में हिचकिचा रहे हैं। देखो अंकिता, सुमित ने प्यार से समझाया, उन्हें यहाँ दिल्ली में एक बेहतर मेडिकल सुविधा मिलेगी। गांव में अब उनकी उम्र हो रही है, अकेले रहना ठीक नहीं। तुम लोग उन्हें समझाओ। अगर घर की समस्या है तो मैं दिल्ली में एक छोटा सा फ्लैट देखने के लिए अपने दोस्त से बात करता हूँ, जो फ्लैट मनीष के अस्पताल के पास हो। तुम बस एक बार उन्हें मना लो। अंकिता को लगा कि सुमित अभी भी उस परिवार के लिए कितनी चिंता करता है। उसे लगा कि वो आज भी निखिल की जिम्मेदारियां निभा रहा है। अगले कुछ हफ्तों तक अंकिता और मनीष ने मिलकर निखिल के माता पिता को समझाया। शुरू में वे हिचकिचाए, लेकिन अंकिता के भविष्य और अपनी सेहत को देखते हुए वे आखिरकार दिल्ली आने के लिए तैयार हो गए। इधर सुमित ने अपने पुराने दोस्त की मदद से दिल्ली में मनीष के अस्पताल के पास एक छोटा, आरामदायक फ्लैट किराए पर ले लिया और 6 महीने का किराया एडवांस दे दिया। जब निखिल के माता पिता दिल्ली पहुंचे तो सुमित और आकृति भी अपनी छुट्टी बचाकर अचानक उन्हें सरप्राइज देने पहुंच गए। निखिल के पापा ने जब सुमित को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। सुमित बेटा, तुम्हें इतनी दूर से आने की क्या जरूरत थी? निखिल के पापा ने कहा। सुमित उनके गले लग गया। पापा, ये मेरा फर्ज था। और देखिए ये फ्लैट कैसा लगा। मैंने और आकृति ने मिलकर इसे सजाया है। आकृति ने बताया कि कैसे सुमित ने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा। निखिल के माता पिता अब शहर में अंकिता और मनीष के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, जहां उन्हें अपनों का साथ और अच्छी सेहत की सुविधा मिलने वाली थी। एक रात जब सब लोग साथ बैठे थे तो निखिल की मां ने सुमित का हाथ पकड़ लिया। बेटा सुमित, उन्होंने कहा, तुमने मेरे निखिल की जगह ले ली है। मुझे अब कभी महसूस नहीं होता कि मेरा बेटा मुझसे दूर है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रायश्चित पूरा कर लिया था। उसे लगा कि उसने न सिर्फ निखिल की जिम्मेदारियां निभाईं, बल्कि उस पूरे परिवार को एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य भी दिया। अब वो पूरी तरह से मुक्त था और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता था। आकृति ने सुमित का हाथ थाम लिया, मुस्कुराते हुए ये जताते हुए कि वो हमेशा इस खुशी और सुकून में उसके साथ है। सुमित और आकृति एक हफ्ते दिल्ली में रहे, ये सुनिश्चित करते हुए कि निखिल के माता पिता नए फ्लैट में पूरी तरह से सहज हो जाएं। आकृति ने खास तौर पर आंटी निखिल की मां का ख्याल रखा और उन्हें आसपास की चीजों से परिचित कराया, ताकि उन्हें गांव की याद ज्यादा न सताए। सुमित ने फ्लैट का किराया और निखिल के पापा के इलाज का कुछ पुराना कर्ज भी चुपके से चुका दिया। अंकिता और मनीष को ये देखकर बहुत सुकून मिला कि अब उनके माता पिता सुरक्षित और खुश हैं। सुमित और आकृति वापस यूएसए लौट आए और अपनी व्यस्त जिंदगी में रम गए। कुछ सालों बाद सुमित और आकृति के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। सुमित ने फौरन भारत फोन किया और ये खुशखबरी सबसे पहले निखिल के माता पिता को सुनाई। निखिल के पापा ने भावुक होकर कहा, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, तुम दोनों ने हमें एक और पोती दे दी। सुमित ने हंसते हुए कहा, पापा, आप सब जल्द ही यहाँ आ रहे हैं। इस खुशी को हम सब साथ मनाएंगे। 6 महीने बाद अंकिता, मनीष और निखिल के माता पिता सुमित की बेटी के नामकरण समारोह के लिए यूएसए पहुंचे। सुमित ने अपनी बेटी का नाम प्रिया रखा। नामकरण के दिन जब सब लोग खुशी में डूबे थे, तब निखिल के पापा ने सुमित को एक तरफ बुलाया। सुमित, उन्होंने अपने कांपते हाथों से एक कागज का टुकड़ा सुमित को थमाया। ये हमारी गांव वाली जमीन के कागज हैं। अब हम यहाँ दिल्ली में ही खुश हैं। गांव में कोई नहीं है जो इसकी देखभाल करे। हम चाहते हैं कि तुम ये जमीन ले लो। सुमित ने विरोध किया, पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी है। निखिल की मां भी पास आ गईं। नहीं बेटा, इसे मना मत करना। ये हमारी तरफ से तुम्हें और तुम्हारी बेटी प्रिया को एक आशीर्वाद है।
तुमने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके सामने ये जमीन कुछ भी नहीं है। तुम्हारी वजह से आज अंकिता एक डॉक्टर बनने वाली है और हम सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। सुमित की आंखें नम हो गईं। उसने अपने प्रायश्चित के सफर को याद किया जो निखिल को बचाने की नाकाम कोशिश से शुरू हुआ था और आज इस अपार स्नेह और सम्मान तक आ पहुंचा था। यह सिर्फ जमीन नहीं बल्कि उस परिवार का अटूट प्रेम और स्वीकृति थी। सुमित ने वो कागज ले लिया और उन दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यूएसए में उनकी यात्रा के दौरान आकृति ने अंकिता और मनीष को बताया कि सुमित अब भी कभी कभी रात में बेचैन हो जाता था, लेकिन तालाब पर जाकर उस दिन सब कुछ बता देने के बाद वो बेचैनी लगभग खत्म हो गई है। अंकिता, आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भैया ने सिर्फ एक भाई का ही फर्ज नहीं निभाया बल्कि उन्होंने हम सबको एक दूसरे से जोड़ दिया। निखिल को खोने के गम को उन्होंने प्यार और जिम्मेदारी में बदल दिया। अंकिता की आंखों में कृतज्ञता थी। भाभी, अगर भैया ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं आज यहाँ डॉक्टर बनने की राह पर न होती। वह मेरे सगे भाई से बहुत बढ़कर हैं। कुछ साल बाद अंकिता ने अपनी एमडी की पढ़ाई पूरी की और मनीष के साथ मिलकर दिल्ली में एक क्लिनिक खोला। उनका क्लिनिक जल्द ही चल पड़ा। उन्होंने निखिल के माता पिता को खुद के घर में रखा और उनकी सेवा की। सुमित और आकृति अपनी बेटी प्रिया के साथ हर साल भारत आते थे। उनका गांव आना अब एक रिवाज बन गया था। सुमित अब उस तालाब के पास जाने से नहीं डरता था। वो अपनी बेटी को लेकर तालाब के किनारे बैठता और उसे गांव की कहानियां सुनाता था। उस तालाब को देखकर उसे अब बोझ नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। एक दिन जब सुमित तालाब किनारे बैठा था, उसने अपने मन में सोचा, मैंने निखिल के जाने के गम को कभी नहीं भुलाया, लेकिन मैंने उस गम को उसके परिवार के लिए एक कर्ज समझा और उसे चुकाने की हर मुमकिन कोशिश की। आज मेरे पास सिर्फ एक खून का रिश्ता नहीं बल्कि प्यार और सेवा से बना एक बड़ा और खुशहाल परिवार है। सुमित को लगा कि उसका प्रायश्चित अब पूर्ण हो चुका था और जीवन में आगे बढ़ने का समय आ गया है। वो उठकर मुस्कुराया और अपनी बेटी प्रिया को लेकर अपनी पत्नी आकृति के पास चला गया, जो वहीं पास में निखिल के माता पिता के साथ खुशी खुशी बैठी हुई थी। सुमित ने महसूस किया कि सच्चा प्रायश्चित आत्मग्लानि में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में खुशी और सुरक्षा लाने में छिपा